अरे ऋचा दीदी, यहाँ इस समय? सुदीप अचानक अपनी दीदी को देख हैरान रह गया। सप्ताह भर की छुट्टी लेकर आई हूँ। सोचा घर बाद में जाऊंगी, पहले तुमसे मिल लूं। ऋचा ने गंभीर स्वर में कहा तो सुदीप को लगा दीदी कुछ उखड़ी उखड़ी सी हैं। कोई बात नहीं दीदी, तुम कौन सा रोज यहाँ आती हो? जरा 5 मिनट बैठो, मैं आधे दिन की छुट्टी लेकर आता हूँ। आज तुम्हें बया चाइनीज भोजन कराऊंगा। लाउंज में पड़े सोफों की तरफ संकेत कर सुदीप कार्यालय के अंदर चला गया। ऋचा अपने ही विचारों में डूबी हुई थी कि अचानक ही सुदीप ने उसकी तंद्रा भंग की। चलें। ऋचा चुपचाप उठकर चल दी। उसकी यह चुप्पी सुदीप को बड़ी अजीब लग रही थी। यह तो उसके स्वभाव के विरुद्ध था। जिजीविषा से भरपूर ऋचा बात बात पर ठहाके लगाती, चुटकुले सुनाती और हर देखी सुनी घटना को नमक मिर्च लगाकर सुनाती। फिर ऐसा क्या हो गया था कि वह बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। सुदीप, मैं यहाँ चाइनीज खाने नहीं आई, ऋचा ने हौले से कहा। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, पर बात क्या है? अक्षय से झगड़ा हुआ है क्या? या फिर और कोई गंभीर समस्या आ खड़ी हुई है? सुदीप की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। अक्षय और झगड़ा? क्या सभी को अपने जैसा समझ रखा है? पता है अक्षय मेरा और अपनी माँ का कितना ख्याल रखता है। और माँ जी, उनके व्यवहार से तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, ऋचा बोली। सब जानता हूँ। सच पूछूं तो तुम्हारी खुशहाल गृहस्थी देखकर कभी भी बड़ी ईर्ष्या होती है। सुदीप उदास भाव से मुस्कुराया। सुदीप, जीवन को खुशियों भरा या दुख भरा बनाना अपने ही हाथ में है। सच पूछो तो मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। कम से कम तुमसे व प्रेरणा से मुझे ऐसी आशा न थी। आज सुबह माँ ने फोन किया था। फोन पर ही वे कितना रोई। कह रही थी कि तुम अब विवाह पूर्व वाले सुदीप नहीं रह गए हो। प्रेरणा तुम्हें उंगलियों पर नचाती है। सनी, सोनाली और माँ की तो तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है, ऋचा ने शिकायत की। और क्या कह रही थी? सुदीप ने पूछा। क्या कहेंगी बेचारी, इस आयु में पिताजी उन्हें छोड़ गए। 3 वर्षों में ही उनका क्या हाल हो गया है। सनी और सोनाली का भार उनके कंधों पर है और तुम उनसे अलग रहने की बात सोच रहे हो। ऋचा के स्वर में इतनी कड़वाहट थी कि सुदीप को लगा इस आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली युवती को वह जानता तक नहीं। उसे उम्मीद थी कि घर का और कोई सदस्य उसे समझे या न समझे, ऋचा अवश्य समझेगी, पर यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ रहा था। अब कहाँ खो गए? किसी बात का जवाब क्यों नहीं देते? ऋचा झुंझला गई। तुमने मुझे जवाब देने योग्य रखा ही कहाँ है? मेरे मुंह खोलने से पहले ही तुमने तो एक तरफा फैसला भी सुना डाला कि सारा दोष मेरा व प्रेरणा का ही है। सुदीप तनिक नाराजगी से बोला। ठीक है, फिर कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारा पक्ष सुनने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ, वरना तुमसे घर पर भी मिल सकती थी। मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता, नहीं तुमसे बीच बचाव की आशा रखता हूँ। मैं केवल तुमसे तटस्थता की उम्मीद करता हूँ। मैं चाहूंगा कि तुम 1 सप्ताह का अवकाश लेकर हमारे साथ आकर रहो। पता नहीं तुम मुझसे कैसी तटस्थता की आशा लगाए बैठे हो। माँ, भाई बहन आंसू बहाएं तो मैं कैसे तटस्थ रहूंगी? ऋचा झुंझला गई। हमें अकेला छोड़ दो ऋचा, हम अपनी समस्याएं खुद सुलझा सकते हैं, सुदीप ने अनुनय की। अब तुम्हारे लिए अपनी सगी बहन पराये हो गई। माँ ठीक ही कर रही थी कि तुम बहुत बदल गए हो। प्रेरणा सचमुच तुम्हें उंगलियों पर नचा रही है। ऋचा दीदी, प्रेरणा तो तुम्हारी सहेली है, तुम्ही ने उससे मेरे विवाह की वकालत की थी।
पर आज तुम भी माँ के सुर में सुर मिला रही हो। यही तो रोना है। मैंने सोचा था वह माँ को खुश रखेगी, हमारा घर खुशियों से भर जाएगा, पर हुआ उसका उल्टा। मैं कोई सफाई नहीं दूंगा, केवल एक प्रार्थना करूंगा कि तुम कुछ दिन हमारे साथ रहो, तभी तुम्हें वस्तुस्थिति का पता चलेगा। ठीक है, यदि तुम जोर देते हो तो मैं अक्षय से बात करूंगी। ऋचा उठ खड़ी हुई। तो कब आ रही हो हमारे यहाँ रहने? सुदीप ने बिल देते हुए प्रश्न किया। तुम्हारे यहाँ? ऋचा हंस दी। तो अब वह घर मेरा नहीं रहा क्या? मैं तुम्हें शब्दजाल में उलझा भी लूं तो क्या? सत्य तो यही है कि अब तुम्हारा घर तुम्हारा नहीं है। सुदीप भी हंस दिया। लगभग सप्ताह भर बाद ऋचा को सूटकेस व बैग समेत आते देख छोटी बहन सोनाली दूर से ही चिल्लाए, अरे दीदी, क्या जीजाजी से झगड़ा हो गया? क्यों? बिना झगड़ा किए मैं अपने घर रहने नहीं आ सकती क्या? ले, नीनू को पकड़। उसने गोद में उठाए हुए अपने पुत्र की ओर संकेत किया। सोनाली ने ऋचा की गोद से नीनू को लिया और बाहर की ओर भागी। रुको, सोनाली, कहाँ जा रही हो? अभी आ जाएगी, अपनी सहेलियों से नीनू को मिलवाएगी। उसे छोटे बच्चों से कितना प्यार है, तू तो जानती ही है, माँ ने ऋचा को गले लगाते हुए कहा। लेकिन माँ, अब सोनाली इतनी छोटी भी नहीं है जो इस तरह का व्यवहार करे। चल, अंदर चल। इन छोटी छोटी बातों के लिए अपना खून मत जलाया कर। माना अभी सोनाली में बचपना है, एक बार विवाह हो गया तो अपने आप जिम्मेदारी समझने लगेगी। माँ हाथ पकड़कर ऋचा को अंदर ले गई। हाँ, विवाह की बात से याद आया, सोनाली कब तक बच्ची बनी रहेगी? नौकरी क्यों नहीं ढूंढती? इस तरह विवाह में भी सहायता मिलेगी। ऋचा बोली। बहन का विवाह करना भैया भाभी का कर्तव्य होता है, उन्हें क्यों नहीं समझाती? मेरी फूल सी बच्ची नौकरी करके अपने लिए दहेज जुटाएगी। माँ बिफर उठी। मेरा यह मतलब नहीं था, पर आजकल अधिकतर लड़कियां नौकरी करने लगी हैं। ससुराल वाले भी कमाओ वधू चाहते हैं। इनकी दूर के रिश्ते की मौसी का लड़का आशीष बैंक में काम करता है, पर उसे कमाओ बीवी चाहिए। वैसे भी इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? सोनाली काम करेगी तो उसे इधर उधर घूमने का समय नहीं मिलेगा, फिर अपना भी कुछ पैसा जमा कर लेगी। तुम्हें याद है न माँ, पिताजी ने पढ़ाई समाप्त करते ही मुझे नौकरी करने की सलाह दी थी। वे हमेशा लड़कियों के स्वावलंबी होने पर जोर देते थे। ऋचा बोली। अरे दीदी, कैसी बातें कर रही हो? जरा सी बच्ची के कंधों पर नौकरी का बोझ डालना चाहती हो? तभी सुदीप का स्वर सुनकर ऋचा चौंक कर मुड़ी। प्रेरणा व सुदीप न जाने कितनी देर से पीछे खड़े थे। सुदीप के स्वर का व्यंग्य उससे छिपा न रह सका। बड़ी देर कर दी तुम दोनों ने। ऋचा बोली। ये दोनों तो रोज ऐसे ही आते हैं, अंधेरा होने के बाद। क्या करें, 6 साढ़े 6 तो बस से यहाँ तक पहुँचने में ही बच जाते हैं। फिर शिशुगृह से तन्मय को लेते हुए आते हैं, तो और 10-15 मिनट लग जाते हैं। क्या तन्मय को शिशुगृह में छोड़कर जाती हो? घर में माँ व सोनाली दोनों ही रहती हैं, क्या तुम्हें उन पर विश्वास नहीं है? जरा से बच्चे को परायों के भरोसे छोड़ जाती हो। प्रेरणा बिना कुछ कहे तन्मय को गोद में लेकर रसोई घर में जा घुसी। माँ, तुम इन लोगों से कुछ कहती क्यों नहीं? जरा से बच्चे को शिशुगृह में डाल रखा है। मैंने कहा है बेटी, मेरी दशा तो तुझसे छिपी नहीं है, हमेशा जोड़ों का दर्द, ऐसे में मुझसे तो तन्मय संभलता नहीं। सोनाली को तो तू जानती ही है, घर में टिकती ही कब है, कभी इस सहेली के यहाँ तो कभी उस सहेली के यहाँ।
ऋचा कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध बैठी रही। उसे लगा उसके सामने उसकी माँ नहीं, कोई और स्त्री बैठी है। उसकी माँ के हृदय में तो प्यार का अथाह समुद्र लहलहाता था। वह इतनी तंगदिल कैसे हो गई? तभी प्रेरणा चाय बना लाई। तन्मय भी अपना दूध का गिलास लेकर वहीं आ गया। अचानक ही ऋचा को लगा कि उसे आए आधे घंटे से भी ऊपर हो गया है, पर किसी ने पानी को भी नहीं पूछा। शायद सब प्रेरणा की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। सोनाली तो नीनू को लेकर ऐसी अदृश्य हुई कि अभी तक घर नहीं लौटी थी। झटपट चाय पीकर प्रेरणा फिर रसोई घर में जा जुटी थी। ऋचा अपना कप रखने गई तो देखा सिंक बर्तनों से भरी पड़ी है और प्रेरणा जल्दी जल्दी बर्तन साफ करने में लगी है। यह क्या, आज काम वाली नहीं आई? अनायास ही ऋचा के मुंह से निकला। आजकल बड़े शहरों में आसानी से कामवाली कहाँ मिलती हैं। ऊपर से मांझी को किसी का काम पसंद भी नहीं आता। सुबह तो समय रहता ही नहीं, इसलिए सब कुछ शाम को ही निपटाना पड़ता है। अच्छा, यह बता कि आज क्या पकेगा? मैं भोजन का प्रबंध करती हूँ, ऋचा ने कहा। फ्रिज में देख लो, सब्जियां रखी हैं, जो खाना है बना लेंगे। क्या कहूँ प्रेरणा, लगता है मेरे आने से तो तेरा काम और बढ़ गया है। कैसी बातें कर रही है? सुदीप की बहन होने के साथ ही तू मेरी सबसे प्यारी सहेली भी है, यह कैसे भूल गई पगली? इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद आई है तो मुझे बुरा लगेगा। अनजाने ही प्रेरणा की आंखें छलछला आईं। फ्रिज से सब्जियां निकाल कर काटने के लिए ऋचा माँ के पास जा बैठी। अरे, यह क्या? 4 दिनों के लिए मेरी बेटी मायके क्या आ गई? तुरंत ही सब्जियां पकड़ा दी। माँ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ओह माँ, किसी ने पकड़ाई नहीं है, मैं खुद सब्जियां लेकर आई हूँ। खाली ही तो बैठी हूँ, बातें करते हुए कट जाएंगी। ऋचा ने बात पूरी नहीं की थी कि सुदीप ने आकर उसके हाथ से थाली ले ली और कुर्सी खींचकर वहीं बैठकर सब्जियां काटने लगा। यह बैठा है न जोरू का गुलाम, यह सब्जी काट देगा, खाना बना लेगा, तन्मय को नहला धुला भी देगा। दिन रात पत्नी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा। माँ का व्यंग्य सुनकर सुदीप का चेहरा कस गया। वो कोई कड़वा उत्तर देता, इससे पहले ही ऋचा बोल पड़ी, तो क्या हुआ, अपने घर का काम ही तो कर रहा है। उसने हंसकर वातावरण को हल्का बनाने का प्रयत्न किया। जो जिस काम का है, उसी को शोभा देता है। सुदीप को तो मैंने उसके पैर तक दबाते देखा है। उस दिन बेचारी दर्द से तड़प रही थी, तेज बुखार था। सुदीप ने धीरे से कहा, फिर भी पति पत्नी की सेवा करे, तबातोबा। माँ ने कानों पर हाथ रखते हुए आंखें मूंदकर अपने भाव प्रकट किए। माँ, अब वह जमाना नहीं रहा। पति पत्नी एक ही गाड़ी के 2 पहियों की तरह मिलकर गृहस्थी चलाते हैं। सब जानती हूँ, हमने भी खूब गृहस्थी चलाई है। तुम 4 भाई बहनों को पाला है और मेरी सास तिनका उठाकर इधर से उधर नहीं रखती थी। इसमें बुराई क्या है? अक्षय की माँ तो घर व हमारा खूब ख्याल रखती हैं। ठीक है, रखती होंगी, पर मुझसे नहीं होता। पहले अपनी गृहस्थी में खटते रहे, अब बेटे की गृहस्थी में कोल्हू के बैल की तरह जुटे रहे। हमें भी घूमने फिरने, सैर सपाटे के लिए कुछ समय चाहिए कि नहीं? पर नहीं, बहुरानी का दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। नौकरी जो करती है रानी जी, माँ ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। यदि नौकरी करने वाली लड़की पसंद नहीं थी तो विवाह से पहले आपने पहली शर्त यही क्यों नहीं रखी थी? ऋचा ने माँ को समझाना चाहा। इसमें भी हमारा ही दोष है। अरे, एक क्या तेरी भाभी ही नौकरी करती है? आजकल तो सभी लड़कियां नौकरी करती हैं, साथ ही घर भी संभालती हैं।
माँ भला कब हार मानने वाली थी। ऋचा चुप रह गई। उसे लगा माँ को कुछ भी समझाना असंभव है। दूसरे दिन सुबह ही ऋचा भी तैयार हो गई तो प्रेरणा के आश्चर्य की सीमा न रही। यह क्या, आज ही जा रही हो? सोचती हूँ तुम लोगों के साथ ही निकल जाऊंगी, फिर कल से ऑफिस चली जाऊंगी। क्यों व्यर्थ में छुट्टियां बर्बाद करूं? सोनाली के विवाह में तो छुट्टियां लेनी ही पड़ेंगी, वह बोली। तुम कहो तो मैं भी 2 दिनों की छुट्टियां ले लूं। आई हो तो रुक जाओ। नहीं, अगली बार जब 3-4 दिनों की छुट्टियां होंगी तभी आऊंगी। इस तरह तुम्हें भी छुट्टियां नहीं लेनी पड़ेंगी। बेचारी 1 दिन के लिए आई, लेकिन मेरी बेटी काम में ही जुटी रही। रुक कर भी क्या करे, जब यहाँ भी स्वयं ही पका कर खाना है तो। माँ ऋचा को इतनी जल्दी जाते देख अपना ही रोना रो रही थी। अब जो होना है सो हो। मैं आई थी सुदीप व प्रेरणा को समझाने, पर किस मुंह से समझाऊं? प्रेम व सद्भाव की ताली क्या भला एक हाथ से बजती है? ऋचा सोच रही थी। अच्छा दीदी, सुदीप ने बस से उतरकर उसके पैर छुए। प्रेरणा पहले ही उतर गई थी। सुदीप, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उपदेश देने का मुझे कोई हक है। फिर भी देखना, सनी की नौकरी व सोनाली के विवाह तक साथ निभा सको तो, कहती हुई ऋचा मुड़ गई। पर उसे लगा मन जैसे बहुत भारी हो आया है। कहीं थोड़ा एकांत मिल जाए तो फूट फूट कर रो ले। हमारी इस वीडियो की कहानी सुनकर आपको कैसे लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। कोई गलती हो तो जरूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें जिससे हमारा हौसला बढ़ाए। राम राम जी।